गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर की और हम आज कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा उत्तर भारत का प्लेन है वो। उत्तर भारत का हमारा प्लेन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपवार तंत्र के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनकर बना है। तो इस पूरे उसमें हम जितना भी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी ये ऑरेंज शेड है, ये जो हमारी ऑरेंज शेड है ये सारी की सारी हमारा जो उत्तर भारत का प्लेन है उसको दिखा रही है। तो उत्तर भारत का प्लेन यहाँ पर हमारा इसमें आ जाता है राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का एरिया और इधर से ये आसाम का एरिया। जो राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा का कुछ क्षेत्र ये हमारा सिंधु अपवार तंत्र के अंतर्गत आता है। जो सिंधु रिवर सिस्टम है उसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे बना है। फिर जो हमारा बाकी का है, हरियाणा का बाकी का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, बिहार और पश्चिमी बंगाल, ये सारा का सारा गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। और जो हमारा फिर लास्ट में आ जाता है असम वाला, जो हिमालय और इधर जो मेघालय का प्लेट्यू है उसके बीच में जो एरिया ये आता है, इसमें हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ से हमारी ऊपर से यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर वेस्ट इसमें बंगाल में यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो जो यहाँ पर हमारे असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसको हम असम का मैदान भी कहते हैं। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जो उत्तर भारत का प्लेन है हमारा वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, यहाँ पर नदियों ने जो जलोढ़ मिट्टी बिछाई हुई है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और कृषि के बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा, प्लेन एरिया हो गया, यातायात के साधन अच्छे से विकसित हुए हैं, उद्योग धंधे भी अच्छे से विकसित हुए हैं यहाँ पर और सभ्यता का निर्माण भी बहुत अच्छे से हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है। स्टूडेंट्स, जो हमारा भारत है उसमें जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा वेरिएट करती है। कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर पठार है। तो ये जो हमारा पठार है ये पूरा का पूरा ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर से पश्चिम से, फिर पूर्व से और फिर दक्षिण से। इधर हमारा अरब सागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारा डेक्कन का प्लेट्यू है ये ट्रेंगुलर शेप में है, त्रिकोण आकार का, और ये ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ज्वालामुखी के बाद जो लावा जमा उससे हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना है, दक्कन का पठार। और विश्व में ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत पुरानी श्रेणी में आता है। इसकी वजह से जो इसकी एज है वो बहुत ज़्यादा है और टाइम के साथ अपरदित क्रियाएं इस पर होती रही हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। अब इधर जो इसकी उत्तरी सीमा है वो मालवा का जो प्लेट्यू है, पठार है, उससे बनती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर हमारे पास पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट ऊंचा पर्वत है। इधर हमारा पूर्वी घाट है, इधर हमारा पूर्वी घाट है। जो पश्चिमी घाट है वो एक खड़ा पर्वत है जिसको हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ये जो ब्लॉक माउंटेन है ये हमारा जो
क्रियाएं होती है, जो फॉल्ट क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा बना हुआ है। इसका जो पश्चिमी ढाल है वो बहुत तीव्र है, बल्कि जो पूर्वी ढाल है वो फिर भी थोड़ा सा कम तीव्रता के साथ है। और इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो यहाँ पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर हमारा आता है इधर पूर्वी जो घाट है वो, यहाँ पर जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने इस हिस्से को काट काट कर काफ़ी नीचे बना दिया है और ये सारी नदियाँ यहाँ पर डेल्टा भी बनाती हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको हम आसानी से नहीं पार कर पाते। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जैसे पाल घाट है, भोर घाट है। इन दर्रों की सहायता से ही हम इस पश्चिमी घाट को पार कर पाते हैं। अनाईमुड़ी जो है वो हमारे इस दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट में हमारी पाई जाती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारी चोटी आती है वो है दोदा बेटा। इसका जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है मालवा प्लेट्यू के रूप में, यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वत के रूप में। फिर ये जो हमारा हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची, बघेलखंड का जो पठार है ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, ये जितना भी है हमारा हिस्सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हिस्से में हमारे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर जो तीसरा हमारा आता है वो आता है शिलोंग और मेघालय प्लेट्यू। मेघालय में यहाँ पर हमारी 3 खाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, गारो, खासी, जैंतिया, वो इसी का हिस्सा है हमारा। जो ये प्लेट्यू है हमारा, इसके ऊपर यहाँ पर हिमालय पर्वत है, बीच में ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान है और फिर हमारा मेघालय प्लेट्यू है। ये मेघालय प्लेट्यू इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है और यह माना जाता है कि जो हमारी फॉल्ट क्रियाएं होती हैं, जो हलचल होती है भूकंप के कारण, जो क्रैक आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, उनकी वजह से ये मेघालय प्लेट्यू मेन जो हमारा प्लेट्यू है उससे खिसक कर इधर मेघालय में चला गया। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें 3 भाग हैं हमारे। पहला डेक्कन का पठार, दूसरा मध्यवर्ती उच्च भाग जिसमें हमारा मालवा प्लेट्यू आ गया, हजारीबाग प्लेट्यू आ गया, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, और फिर जो हमारा तीसरा है मेघालय प्लेट्यू, उत्तर पूर्वी प्लेट्यू। अब इसके साथ हम करेंगे जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं वो। ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत था अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है। इसके पूर्व पश्चिम में ये हमारा पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में हमारा ये पूर्वी घाट है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जितनी भी नदियां हैं, जैसे महानदी है यहाँ से निकली, ये यहाँ से बहती हुई यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। गोदावरी नदी है, ये यहाँ से निकली, यहाँ से बहती हुई यहाँ आ गई। फिर ये कृष्णा रिवर है। जितनी भी हमारी रिवर्स हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है उसके पास से ओरिजिनेट हो रही हैं और जाकर हमारे पूर्वी घाट है वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा रही है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि पानी पश्चिम से उत्पन्न हो रहा है और पूर्व की तरफ जाकर बह रहा है। तो यहाँ पर हम एक एक नदी को देखेंगे। सबसे पहले हमारी महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और मध्य प्रदेश के रास्ते से उड़ीसा में जाते हुए डेल्टा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ में इसका जो अपवाह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में 53% है, उड़ीसा में 47% है और 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। जो हीराकुंड बांध है हमारा वो इसी नदी पर बना हुआ है। फिर हम देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो देखो महाराष्ट्र के से निकलती है, तो यहाँ के महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको दूसरी गंगा भी कहते हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि उत्तर भारत में गंगा की है। इसकी जो लंबाई है वो है 1564 किलोमीटर।
महाराष्ट्र में ये 49% बहती है, मध्य प्रदेश में 20% और जितना हिस्सा रह गया वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आता है। इसका जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो है 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम कृष्णा में आते हैं। कृष्णा भी महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहाँ से निकलती है। 1401 किलोमीटर लंबी नदी है ये और 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र में इसका 27%, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 44% और आंध्र प्रदेश में 29% हिस्सा है। इसके बाद हम आते हैं कावेरी रिवर जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 81,155 वर्ग किलोमीटर। केरल में ये बहुत कम उस हिस्से में बहती है, सिर्फ 3%, कर्नाटक में 41% और इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है तमिलनाडु में जो कि 56% है। यह नदी सारा साल बहती है क्योंकि यहाँ पर ये एक तो देखो इस एरिया में इसकी लोकेशन है, जब मॉनसून आता है हमारा तो इस नदी में मॉनसून से भी पानी मिल जाता है और दूसरा यहाँ पे ये ऊंचाई से ओरिजिनेट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर सारा साल इसमें पानी रहता है। फिर आती है हमारी मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये ताप्ती नदी। यह मैकाल जो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और एक दरार घाटी में बहती है। जब भी हमारी पृथ्वी में हलचल होती है, क्रैक्स आते हैं तो दरारें पड़ जाती हैं। तो जो ताप्ती रिवर है हमारी वो एक दरार घाटी में से बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 65,145 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसका 15% हिस्सा आता है, महाराष्ट्र में 79% और गुजरात में 6%। इसके बाद जो हमारी लास्ट नदी आती है वो है नर्मदा रिवर। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में ये एक वृंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर। कपिल धारा नाम का एक जलप्रपात यह नदी बनाती है और एक हमारी बहुमुखी परियोजना है जिसको सरदार सरोवर का नाम दिया गया है, उसका निर्माण इस नदी पर चल रहा है। तो ये तो थी हमारी कुछ मुख्य नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से, दक्षिण भारत से निकलती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले माही रिवर, यह उदयपुर की जैसमंद झील से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से निकलती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखो जो खंबात की खाड़ी है हमारी वो यहाँ पर आती है, गुजरात के पास। तो ये जो अपना माही रिवर है अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। इस नदी पर बजाज व कडाना बांध बंधे हुए हैं। फिर है साबरमती रिवर। इसका जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। दक्षिण पश्चिम में बहने के बाद यह अरब सागर में जा गिरती है और गुजरात और साबरमती में इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर है लूनी रिवर। यह राजस्थान की सबसे मुख्य नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। अरावली के पश्चिम में से निकलती है और पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है ये। और जब ये दो धाराएं गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलती है तब इसका नाम लूनी रिवर बन जाता है। तो ये हमारी जो कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हम देखेंगे जो हमारा भारतीय मरुस्थल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा राजस्थान का पश्चिमी एरिया है जिसमें हमारा पूरा जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, जिसको हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, वो फैला हुआ है। तो इसके दक्षिण में गुजरात है, ये हमारा राजस्थान हो गया। इसके उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पंजाब है, इधर हमारा पाकिस्तान आ गया। तो ये जो मरुस्थल है हमारा, यहाँ पर अरावली पर्वत है,
जो यहाँ पर है हमारा अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में ये हमारा पूरा का पूरा राजस्थान है। यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत मिलता है। बारिश जो है बिल्कुल कम 150-160 मिलीमीटर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। जो वनस्पति है वो नहीं मिलती, सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ या कैक्टस मिलते हैं। जो जीव जंतु हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जो कि मरुस्थल में सरवाइव कर पाए। यहाँ पर देखो, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो रेत के टीले, जिनको बालू के टिब्बे हम कहते हैं, इस तरह के जो स्थलाकृति है वो आपको मिलेंगी। ये बालू के टिब्बे थार डेजर्ट की, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसके बाद है हमारा जो कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन आप देखोगे, ये हमारा पूर्वी घाट था, ये हमारा पश्चिमी घाट था। तो पूर्वी घाट के पूर्व की तरफ, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो है। अब ये कोस्टल प्लेन यहाँ पर गुजरात से लेकर यहाँ दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, और इस पॉइंट पर आकर दोनों कोस्टल प्लेन हैं हमारे मिल जाते हैं। इस कोस्टल प्लेन को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे यहाँ पर इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो हमारा पूर्वी कोस्टल प्लेन है, इसको उत्तर में हम नर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में हम इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। जो पूर्वी कोस्टल प्लेन है हमारा, वो काफ़ी नीचाई पर है, क्योंकि जो भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं उन्होंने इसको काट काट के बहुत ही लेवल्ड प्लेन पे लेकर आए हुए हैं। जो ये हिस्सा है हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी जो कोस्टल प्लेन है हलचलें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके कुछ हिस्से जो है वो पानी में भी डूब चुके हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।